जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी जिशन डीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से जो है चलायमान की होंगी, कर रहे होंगे आप लोग अपनी तैयारी। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। अगर आप लोग ऑनेस्टी के साथ एक नए जुनून के साथ नए वर्ष में नए जुनून के साथ लगे रहेंगे तो आपका इस बार जीआरएफ होना क्या है लगभग लगभग तय है। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि आपका जीआरएफ होगा कि आपका नेट होगा या आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, क्यों होता है, और साथ ही साथ मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि वायुमंडलीय दबाव के कारण जो वायुदाब पेटियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है, कौन सी थर्मल होती हैं, कौन सी डायनेमिक होती हैं। इन सारे पहलुओं को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, और आज उससे आगे का जो चैप्टर है उसको हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब क्या हुआ? परि का मतलब हुआ चारों ओर, संचरण का मतलब हुआ मूवमेंट। ठीक है, यानी जो आपका एटमॉस्फेयर है ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, और ये हो गया आपका इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर में इसी अर्थ के चारों जो मूवमेंट हो रहा है अपर ये जो है सरफेस की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी बात हो रही है? एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, वायुमंडल की बात हो रही है। तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जब हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर की, तो प्रेशर में हमने देखा था कि जो दो स्थानों पर प्रेशर में डिफरेंस के कारण कहीं पर क्या है, हाई प्रेशर है और जगह लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु का क्या होता है, विंड्स का मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर किसका निर्माण होता है? स्लो प्रेशर ग्रेडियंट का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। यानी जो फोर्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसी के कारण क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें जो मूवमेंट होता है, एयर का मूवमेंट होता है, वो कैसा होता है। हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे एयर हैं जो बहुत लॉन्ग जो है पाथ में मूवमेंट करती हैं। यानी आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उनका जो है क्या है, पाथ है, उनका रास्ता है। कुछ हवाओं को देखेंगे कि आप बहुत ही लोकल लेवल की हवाएं होती हैं। जैसे आपका लू की बात कर ले जाए कि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल के दौरान मार्च अप्रैल के दौरान क्या होती है, उनका प्रादुर्भाव होता है, उनका जन्म होता है। ठीक है, ये हवाएं स्थानीय क्यों है? ये हवाएं जो आपका है वैश्विक लेवल की क्यों है? यानी जो बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पन्न होती है, बहुत ही बड़े पैमाने पर इनका पाथ होता है। ठीक है, कोई हवा सीधी चलती है तो कोई हवा कर्वेचर फॉर्म में चलती है। तो इन सब का कारण क्या है? उन्हीं सारे बातों का, उन्हीं सारे पहलुओं का हम लोग जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में क्या करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यानी कुछ हवाओं का नेचर क्या होगा कि वो बहुत लोकल लेवल पे चलेंगी, कुछ जो है पूरे वायुमंडलीय लेवल पे चलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने कि बताया, कुछ का हो सकता है नेचर ऐसा हो कि कुछ हवाओं के प्रभाव के कारण वहाँ की जो स्थानीय दशाएं हैं, जो मौसमी दशाएं, वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब कारण क्या है, लोकल लेवल की हवाएं क्या हैं, इन्हीं सब की हम लोग इसमें बात करने वाली। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप इसके सभी पहले वीडियो देख चुके हैं। क्लाइमेटोलॉजी तभी आपको समझ में आने वाली है जब आप चीजों को इंटरलिंक करके देखेंगे। और जो है कोई भी जो टॉपिक आपको बताया गया है उसमें डायरेक्ट अगर तो आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो जिसको भी ये चैप्टर अगर देखना हो तो इसके पहले के सभी वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपका क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसलिए अच्छे से समझते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की। यानी जैसे कि हमने बताया था आपको कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में क्या है, बहुत ही विविधता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो वायुमंडल के प्रकार की, कि वायुमंडल में कितने प्रकार का क्या होता है, परिसंचरण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राथमिक संचरण। दूसरा होता है सेकेंडरी सर्कुलेशन, द्वितीय संचरण। और तीसरा होता है टर्सरी सर्कुलेशन, यानी तृतीय संचलन। ठीक है, इसका आधार क्या लिया गया, क्यों इसको बांटा गया? ठीक है, जो
अब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो जनरल सी बात है कि किसका मूवमेंट होगा एटमॉस्फेयर में, हवाओं का मूवमेंट होगा, ठीक है, किसका मूवमेंट होगा, हवाओं का मूवमेंट होगा। तो ये हवाएं तीन बृहद जो है जो संचलन हो रहा है इन हवाओं का, इनको तीन भागों में बांटकर हम देखने वाले हैं। जो इनका आधार है वो एरिया लिया गया है और साथ ही साथ उनका मैकेनिज्म कि वो कैसे मूव करते हैं, उन्हीं दो आधारों पर इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि आने वाला है। अब प्राइमरी सर्कुलेशन कौन कौन, जैसे आपकी हो गई प्लेनेटरी विंड, ठीक है। प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं, जो आपकी अवस्था जो है अस्थाई हवाएं होती हैं, या जिसको हिंदी में कह सकते हो ग्राह्य पौने। ग्राह्य पौने क्या होती हैं, इसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ऐसी पौने जो लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है, उनकी दिशा नहीं बदलती है, ठीक है, वो अपने स्थान पे मूव करती रहती है, उनको ग्राह्य पौने कहते हैं। तो इसको किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, प्राइमरी मूवमेंट के अंतर्गत। दूसरा है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम को भी इसी के अंतर्गत शामिल करेंगे। तीसरा है वाटर सर्कुलेशन, ठीक है। और चौथा क्या है, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। इसको आप लोग हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश वाले भी इसको ऐसे ही नोट करेंगे। ये सब क्या होते हैं, ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इसको अच्छे समझ पाएंगे कि ये वाटर सर्कुलेशन क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। वास्तव में ये सब क्या है, एक विंड्स के फॉर्म है जिनके कारण कुछ किसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है, एक हो गया साइक्लोन। साइक्लोन को किसमें सम्मिलित करते हैं, यानी चक्रवात को सेकेंडरी सर्कुलेशन यानी द्वितीय परिसंचरण में। और इसके आगे एंटी साइक्लोन पर्त चक्रवात, ये पर्त चक्रवात हो गया। तीसरा है ईयर मास, वायु राशि, और चौथा है मानसून विंड्स, मानसूनी हवाएं। तो इतनी हवाओं को किसमें सम्मिलित करते हैं, सेकेंडरी विंड्स में सम्मिलित करते हैं। और टर्सरी यानी तृतीयक जो है परिसंचरण में किसको सम्मिलित करते हैं, लोकल विंड्स की बात करते हैं, जो किसी स्थान विशेष में चलती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं, जैसे चिनूक हो गया, लू हो गया, एटसेट्रा। और साथ ही साथ लैंड भी, लैंड एंड वाटर ब्रीज यानी स्थलीय और समुद्री हवाएं, ठीक है। तीसरा क्या है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज यानी पर्वतीय और घाटी समीर, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि लैंड एंड वाटर ब्रिज को बोल सकते हैं स्थलीय और जलीय समीर, क्या बोल सकते हैं, समीर, ठीक है। तो आपने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसके अंतर्गत जो भी आपको बताया गया है एज इट इज आपको लर्न कर लेना है। ये क्या होते हैं, इन सब का हम डिटेल में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ इस जो है आपको स्लाइड में मिलने वाले हैं। और इसमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे। क्लाइमेटोलॉजी की अब तक सभी को क्या है, अच्छे से जान जाएंगे। हम साइक्लोन भी पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे, ईयर मास पढ़ेंगे, मानसूनल विंड की बात करेंगे, लोकल विंड्स की बात करेंगे, यानी इन सारे पहलुओं को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी क्लाइमेटोलॉजी में। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके नाम याद रखना है। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, आपको 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि इससे आपको क्या करना है, कि चूज करना है कि कौन सी सेकेंडरी विंड्स है, या कौन सी आपको टर्सरी चूज करने के लिए कहा जा सकता है, या आपको कौन सी प्राइमरी विंड्स चूज करने के लिए कहा जा सकता है। जनरली लोगों को यहीं पर दिक्कत होती है कि जेट स्ट्रीम को किस में रखा जाए, वाटर सर्कुलेशन को किस में रखा जाए, सदर्न ऑसिलेशन को किस में रखा जाए, या आपको मानसूनल विंड्स, ये इन सब बातों में क्या होता है, लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म, बात करने वाले हैं अब हम मैकेनिज्म ऑफ जनरल सर्कुलेशन, यानी जिस सर्कुलेशन की भी हम लोग बात कर रहे थे उसकी यांत्रिकी क्या है, वो कैसे क्या करते हैं, मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, उसी को बोलते हैं। यानी जो हवाएं मूव करती हैं वो कैसे मूव करती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म ऑफ जनरल सर्कुलेशन। यानी जो आपका सर्कुलेशन हो रहा है उसकी यांत्रिकी क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो क्यों मूव करती हैं, इसी को क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म ऑफ जनरल सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ जनरल सर्कुलेशन यानी जो हवाओं का मूवमेंट है वो दो कारण से होता है, अर्थ पे, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो फेनोमेना घटित हो रहा है, हवाएं मूव कर रही है इधर से उधर, उसकी बात हो रही है। पहला कारण बताया जा रहा है स्पेशियल इम्बैलेंस ऑफ हीट, ठीक है। स्पेशियल इम्बैलेंस ऑफ हीट का मतलब हुआ कि स्थानिक स्तर पर देखा जाए तो जो ऊष्मा है उसमें असंतुलन पाया जाता है। यानी आपके अर्थ के ऊपर स्थानिक रूप से देखा जाए तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पाया जाता है, इम्बैलेंस पाया जाता है, असंतुलन पाया जाता है। इस अर्थ पे कहीं पर ऊष्मा ज्यादा मिलती है तो कहीं पर ऊष्मा क्या मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि वो फन हमेशा वर्टिकल रहता है 0 डिग्री पर,
और यहाँ पर इंसुलेशन ज्यादा मिलता है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इंसुलेशन आपको कम मिलता है, यानी ऊष्मा आपको कम मिलता है। और ऊष्मा कम मिलने के कारण क्या होगा कि जहाँ पर ऊष्मा ज्यादा है यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहाँ पर ऊष्मा कम है वहां का टेम्परेचर आपका क्या होगा, जो है कम होगा। अब जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर क्या होगा, ठीक है, वहां पर हवाएं ठंडी होंगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और जहां पर जो है टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर हवाएं क्या होंगी, हॉट होंगी, वार्म होंगी, गर्म होंगी, तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बहुत ही कम बनेगा, लो प्रेशर होगा। कैसे होता है, आपको प्रेशर वाला चैप्टर अच्छे से अगर याद है तभी इस चीज को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हमेशा जो हवाओं का मूवमेंट होता है वो किस तरफ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाओं का मूवमेंट होता है। तो एक कुछ विद्वानों का ये मानना है कि पृथ्वी पर जो संतुलन हो रहा है जो एटमॉस्फेयर में, वो उसका पहला कारण क्या है, उसका पहला कारण है कि जो आपका हीट है, जो आपका ऊष्मा है, जो आपका जो है हीट है, उसमें क्या है, स्थानिक भिन्नता पाई जाती है, असंतुलन पाया जाता है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, कहीं पर जो है जहां पर ज्यादा होगा वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, जहां पर कम होगा यहाँ पर कम होगा ऊष्मा वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, हाई प्रेशर बनेगा। और जहां पर ऊष्मा ज्यादा होगी वहां पर लो प्रेशर, और हाई से हमेशा लो की तरफ क्या मूव करती रहती हैं, हवाएं मूव करती रहती हैं। तो पहला कारण ये बताया गया जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन हो रहा है। एक कारण ये तो समझ में आता है, बहुत ही जेन्युइन कारण है और बहुत ही नॉर्मल कारण है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यानी कोणीय संवेग, ठीक है, इसको बोल सकते हो आप हिंदी में कोणीय संवेग। दूसरा कारण ये है जिसके कारण आपका क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। जो संवेग है, मोमेंटम है, मोमेंटम को कैसे, मोमेंटम का जो है सामान्य अर्थ हुआ गति यानी मोशन, ठीक है। क्या हुआ, मोमेंटम, यानी मोमेंटम का संवेग का मतलब क्या हुआ, मोशन यानी गति, ठीक है। तो संवेग जो आपका कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग को हम एल से डिनोट कर सकते हैं, कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है mvr, यानी कोई कोणीय संवेग का मतलब क्या हुआ कि जो कोई वस्तु जो है क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका एक नेचुरल क्या होता है, गुण होता है कि जो अगर कोई जो है अपने स्थान पे स्पिन कर रही है, मूव कर रही है, तो वहां पर जो संवेग की बात होती है वो कैसे बात होती है, कोणीय संवेग की बात होती है। लेकिन अगर कोई वस्तु जो है इस लीनियर मूवमेंट में मूव करती है तो यहाँ पर लीनियर मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अर्थ के संदर्भ में बात, ऐसी बात होगी आपका क्योंकि अर्थ अपने स्थान पे घूम रही है, इसलिए यहाँ पर किस संवेग की बात हो रही है, कोणीय संवेग की बात हो रही है, ठीक है। संवेग जनरली क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का क्या होता है, गुणनफल होता है। आप लोग इंटर में इसको अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि अब हम फार्मूला में क्या है कि कोणीय संवेग इज इक्वल टू mvr, यानी m क्या है आपका मास है, v क्या है वेलोसिटी है, और r क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस है, ठीक है। अर्थ मूव कर रही है, आपको पता है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 0 डिग्री पे अर्थ की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है, क्या है ज्यादा है, और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो क्या है इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर कोणीय संवेग का आपसे मान पूछा जाए कि इक्वेटर पे ज्यादा होगा कि आपका पोल इक्वेटर पे ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी क्या है ज्यादा है। जो अर्थ है आपका इसके शेप के कारण, इसका जो शेप है कुछ इस तरीके का है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है, जियोइड के आकार का है। इस जियोइड आकार के कारण जो पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो मोशन है वो क्या है अलग अलग है। मास तो पूरे पृथ्वी का इक्वल है, चाहे यहाँ की बात किया जाए यहाँ की बात किया जाए, ठीक है। तो मास इक्वल है, वेलोसिटी यहाँ की क्या है ज्यादा है, और रेडियस भी यहाँ का क्या है ज्यादा है, जिसके कारण जो आपका संवेग है वो यहाँ पर क्या होता है ज्यादा होता है। और जो यहाँ पर जो आपका कोणीय संवेग है वो क्या है लगभग लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ रेडियस कुछ नहीं है, और जब रेडियस कुछ नहीं है r बराबर 0 मान लिया जाएगा, यहाँ पर r की जगह पे 0 रख देंगे तो इसका मास हम वेग से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा लगभग लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम के कारण भी क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या होगा आपका कि यहाँ इसके कारण भी एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन
होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। एक तो हमने तापमान में अंतर के कारण देखा, दूसरा इसके अंतर के कारण भी होता है। अब आपको हमने पढ़ाया था शुरू में कि पृथ्वी पर हर चीज को बैलेंस जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। अगर कोई चीज बैलेंस नहीं होती है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है? हाईएस्ट है और यहाँ पर 0 है। तो ये क्या है? ये इम्बैलेंस को बताता है। लेकिन पृथ्वी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस को ही क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो आपका संवेग होगा ये क्या होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। बराबर कहने का मतलब जितना संवेग यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, अगर नहीं। ठीक है, तो ये डिसबैलेंस की कंडीशन हो गई। और डिसबैलेंस की कंडीशन के कारण ही क्या होगा कि जो यहाँ पर हवाएं चलेंगी, यहाँ पर इस स्थान पे हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हवाएं कहा किस रूप में चलेंगी? सीधी चलेंगी, इस रूप में चलेंगी। ठीक है, क्यों? यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो सीधा इसलिए होगा, कोई भी जो हवा चलेगी, क्योंकि जो इसका एरिया है आपके इक्वेटर का, यानी सरकमफ्रेंस है, वो क्या है? ज्यादा है। वो क्या है? ज्यादा है। तो इसको ज्यादा क्या करनी पड़ती है? दूरी तय करनी पड़ती है। और यही हवाएं अगर इस दिशा में होंगी, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो हवाओं में कुछ इस तरह का क्या होने लगता है? मूवमेंट होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर यही हवा यहाँ पे होगी तो ये तुरंत क्या होगी? पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देगी, क्योंकि इसका इधर का रेडियस है पोल का, वो क्या है? वो बहुत ही कम है। इसीलिए ये, लेकिन घूमना तो इसको पूरी पृथ्वी को 24 घंटे में है। ठीक है, जितना 24 घंटे में एक बार ये चक्कर लगाएगा आपका इक्वेटर, उस एक ही चक्कर आपका पोल को भी लगाना है। इसीलिए वो क्या करेंगी? वो आपके इस रूप में चलेंगी, वेव्स के फॉर्म में चलेंगी। इसमें जो लहर के रूप में चलेंगी, लहरनुमा इसमें मोड़ पड़ जाएगा। अब जब ये देखो, एक होता है एक सीधा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी वहीं जाएगा, इसका पहुंचना यहाँ पर, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, क्योंकि इसके पास क्या है? टाइम बहुत ज्यादा है। 24 घंटे में इसको भी मूव करना है, लेकिन 24 घंटे में इसको भी मूव करना है, लेकिन यहाँ वाले को मूव करना है 500 किलोमीटर, और इसको मूव करना है कितना किलोमीटर? मान के चलिए 200 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये ऐसे 24 घंटा ये भी चलेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे घूम घाम के जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हवाएं हैं, हवाओं में क्या हो जाता है? लहर उत्पन्न हो जाता है। और लहर के कारण क्या हुआ कि यहाँ का जो संवेग था, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या कर लिया गया? कंजर्व कर लिया गया, संरक्षित कर लिया गया। यानी दोनों जगहों का जो संवेग है वो क्या हो गया? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों जगहों का संवेग बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसी के कारण भी क्या होता है कि हवाओं का क्या होता है? मूवमेंट होता है। किसमें? इसी जो एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस के कारण, इसी डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है, हवाओं का क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इसी दोनों के कारण क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन होता है। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। अब ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन का मैकेनिज्म। अब आइए थोड़ा सा इसके आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये जो है ये देख लिया गया कि अर्थ पे सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो अब अलग अलग विद्वानों ने क्या किया कि पृथ्वी पे जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसके खोज में लग गए। ठीक है, उसी क्रम में पहला मॉडल आया यूनिसेलुलर सर्कुलेशन मॉडल। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब हुआ एक कोशिकीय परिसंचरण मॉडल। ठीक है, एक कोशिकीय परिसंचरण मॉडल। ठीक है, यानी कोई एक विद्वान आए, इन्होंने बताया कि पूरे जो अर्थ है उस पे जो है जो सर्कुलेशन हो रहा है उसका एक सेल बन रहा है, और केवल यही एक ही सर्कुलेशन हो रहा है और कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल दिया आपका एक विद्वान थे, जॉर्ज हेडली। जॉर्ज हेडली ने 1735 में क्या दिया था? ये मॉडल दिया था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया?
और 1735 में इन्होंने क्या दिया, यूनिसेलुलर मॉडल, एक कोशिकीय प्रसंचरण मॉडल दिया। इन्होंने ये बताया कि जैसा कि हम जानते हैं, इन्होंने ये बताया कि जो आपका इक्वेटर है, क्या है आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होता है, इंसुलेशन ज्यादा मिलने के कारण यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि इतना ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक ऊपर जाने पर हवाओं का जो तापमान है वो कितना घट जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कितना घटेगा, तो कम होगा, कम होने के बाद जैसे ट्रोपोपास से टकराएंगी और ये हवाएं क्या होंगी, इधर जाएंगी नॉर्थ पोल पर और इधर साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर उतरेंगी, जिसके कारण नॉर्थ पोल पर हाई प्रेशर बन जाएगा हवाओं के उतरने के कारण, और यहाँ से हवाएं उठकर साउथ पोल पर उतरेंगी, यहाँ से भी क्या हो जाएगा कि हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, और इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर क्या बन गया, एक सेल बन गया, ठीक है, यहाँ से उठी हवाएं, यहाँ गई नॉर्थ पोल पे, ये क्या बन गया, एक सेल बन गया। इसको आप देखिए 0 डिग्री था, हवाएं उठी, ठीक है, ये गई नॉर्थ पोल पर उतरी, नॉर्थ पोल से क्या हुआ कि नॉर्थ पोल से जब ये हवाएं उतरेंगी तो यहाँ लो प्रेशर बन गया, इक्वेटर है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से जो हवाएं गर्म होकर उठी तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर, हवाएं उठी कहाँ उतरी, हाई जो है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो हवाएं उठी तो यहाँ बन गया हाई प्रेशर। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको आप 3D समझिए कि हवाएं उठ रही हैं, एटमॉस्फेयर में गई, यहाँ पे उतर गई, ठीक है, अब यहाँ हाई प्रेशर बन गया, यहाँ लो प्रेशर, तो ये हवाएं कहाँ भाग के आएंगी, जो यहाँ पर पोल पे उतरी हैं ये इक्वेटर की तरफ आती हैं, ठीक है, कहाँ पर आएंगी, इक्वेटर की तरफ आएंगी, और यहाँ से हवाएं उठती हैं साउथ पे भी यही होगा, साउथ पे उतरेंगी, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, फिर यहाँ लो प्रेशर जो बना हुआ था इसको भरने के लिए जो है साउथ हेमिस्फीयर में जो पोल है आपका, यहाँ से हवाएं कहाँ जाएंगी, आपका जो है इक्वेटर की साइड में, और इस प्रकार क्या बन गया, एक सेल का निर्माण हो गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है यूनिसेलुलर मॉडल, ठीक है, क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर मॉडल। इसको किसने दिया था, इसको दिया था आपके हेडली महोदय ने, और उसका कारण क्या बताया था, पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता, उसी भिन्नता के कारण क्या हो रहा है कि आपके जो अर्थ है उस पर क्या मूव हो रही है, हवाएं मूव हो रही हैं, ठीक है, इन्होंने एक कारण ये बताया था, क्योंकि हमने देखा नहीं मैकेनिज्म में 2 ही मैकेनिज्म है, पहला है ताप में भिन्नता और दूसरा है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, तो इन्होंने ताप को आधार बनाया, लेकिन ये बहुत, ठीक है, बाद में देखा गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि केवल एक ही जो है क्या हो रहा है, एक ही प्रसंचरण हो रहा है पूरे पृथ्वी पर, बल्कि बहुत सारे प्रसंचरण हो रहे हैं, लेकिन तापमान में जो भिन्नता है बहुत ही लोकल लेवल तक है, इसी कारण जो क्या हो रहा है बहुत ही डिफरेंट तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो ये रहा आपका किसका, हेडली महोदय का एक यूनिसेलुलर मॉडल, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, जब ये मॉडल दिया गया तो काफी क्रिटिसाइज किया गया बाद में, क्योंकि इसमें बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने हेडली जी ने बताया है, तो हेडली जी ने जो बताया वो उसको गलत काटा गया, और बाद में 3 विद्वान आए, उन्होंने बताया, उसमें हेडली भी शामिल थे, कि इस पृथ्वी पर एक जो है जो कोशिका है उसका निर्माण नहीं होता हवाओं की कोशिका का, बल्कि जो सेल बनता है, और तीनों ने मिलकर जो है ये क्या दिया, सिद्धांत दिया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई सेलुलर मेरिडोनल सर्कुलेशन मॉडल, यानी इसको हिंदी बोलेंगे त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण मॉडल, त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण मॉडल। इसको मेरिडोनल इसलिए बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका इक्वेटर है, अब इक्वेटर, अब जो इस पे मेरिडियन बनेंगे यानी देशांतर बनेगा, वैसे तो बनेगा, ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, ठीक है, ये अक्षांश हो गए, ये देशांतर हो गए, तो हवाएं 0 डिग्री से उठी, 0 से कहीं उतरेंगी, तो किसी न किसी किसके सहारे हो रहा है, किसी न किसी देशांतर पे उतरेंगी, फिर यहाँ से उठी फिर यहाँ गिरी, ठीक है, तो ये क्या है कि पूरा पृथ्वी है वो बहुत सारे देशांतरों में विभाजित है, तो 0 डिग्री से हवाएं उठती हैं या 30 डिग्री से उठती हैं गिरती हैं, तो किसी न किसी देशांतर से उठ रही हैं और किसी न किसी देशांतर पे जो है क्या हो रही है, वो नीचे अवरोहित हो रही हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ट्राई सेलुलर मेरिडोनल सर्कुलेशन मॉडल, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया कि पृथ्वी पर पूरे ग्लोब पर केवल एक सेल का निर्माण नहीं होता है, बल्कि 3 सेल का, 3 प्रमुख विद्वानों ने बताया। आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं फिगर के माध्यम से। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो गया 0 डिग्री। अब
0 डिग्री पे क्या है, इंसुलेशन ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, तो हवाएं क्या गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं। ये आप देखिए हवाएं हैं, ये ऊपर उठी, ठीक है। अब ऊपर उठी, ट्रोपोपाज पे आई, टकराई, तो कुछ हवाएं नॉर्थ मुड़ गई, कुछ साउथ मुड़ गई। अब ये हवाएं क्योंकि ट्रोपोपाज मतलब 18 किलोमीटर पे आ गई है, भारी हो गई है, तो अब ये क्या होंगी, हवाएं भारी हो जाएंगी, तो ये नीचे उतरेंगी। तो ये कहाँ उतरती हैं, ये 30 नॉर्थ पे उतरेंगी, ठीक है, इधर वाली हवाएं, और इधर वाली हवाएं 30 साउथ पे उतरेंगी। तो अब क्या बन गया, एक सेल का निर्माण हो गया 0 डिग्री से 30 नॉर्थ और 30 साउथ के बीच में एक सेल बना कि नहीं बना। जैसे ये आपका 0 डिग्री है, यहां से उठी, यहां गिरी 30 पर, ठीक है, 0 डिग्री से उठी थी तो साउथ में भी नीचे आएंगे, तो ये हो गया आपका 30 साउथ, ही हो गया 30 नॉर्थ। अब 0 से उठी तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। अब तो अब ये हवाएं जो है लो प्रेशर बन गया, तो इसको भरने के लिए धरातल ये एक ऊपर गई, ठीक है, यहाँ नीचे आई, इससे क्या हुआ कि धरातलीय सतह पे हाई, अब इसी लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं कहाँ पे चलेंगी, हाई से लो की तरफ, और यहाँ इधर से भी क्या होगा, ये भी हवाएं कहाँ इधर लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो आप क्या देखते हैं कि 0 से हवाएं क्या हुई, उठी, ठीक है, और 30 पे उतरी, यानी 0 से उठी 30 पे उतरी, और फिर 0 से उठी 30 पे उतरी, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर में जो उठ रही हवाएं, और ये धरातल पे जो मूव कर रही हैं, तो ये क्या बन गया, सेल बन गया, किस पे, किसी ना किसी मेरीडोनल पे, यानी किसी ना किसी देशांतर पे। इसीलिए इसको बोला जाता है फर्टराइज जो है मेरीडोनल सर्कुलेशन मॉडल, ठीक है। तो एक ये क्या बन गया, सेल बन गया, और इस सेल का नाम दिया गया हेडली सेल, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, हेडली महोदय ने की थी। किसकी खोज किसने की थी, हेडली महोदय ने की थी। ये सेल हो गया पहला, कहां से, 0 से 30 नॉर्थ और 0 से 30 साउथ। इसका बनने का कारण क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो बनने का कारण क्या है, बनने का कारण तापमान है, ये भी आप जानते हैं, तापमान में अंतर है, क्योंकि पहला कारण क्या हो गया, तापमान हो गया। अब प्रेशर बेल्ट आप लोग अच्छे से दिमाग में बनाए रखिए, प्रेशर बेल्ट अगर बनाए रखेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये हो गया पहला सेल, ठीक है। दूसरा हम डायरेक्ट बात करते हैं 60 डिग्री और 60 डिग्री साउथ। 60 डिग्री पे हमने क्या देखा था कि 60 डिग्री पे कोरियालिस बल बहुत ज्यादा है, और कोरियालिस बल ज्यादा होने के कारण लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 60 डिग्री से हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। अभी हवाएं ऊपर उठी, ट्रोपोपाज पे गई, तो कुछ हवाएं कहाँ उतरेंगी, इधर नॉर्थ पोल पर, और कुछ हवाएं कहाँ उतरेंगी, इस 30 डिग्री पर। सेम कंडीशन इधर भी 60 पे होगा, साउथ वाले में हवाएं ऊपर उठी, क्योंकि 60 वाला जो ये जोन है, ये कौन सा जोन है, ये आपका कौन सा जोन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा जोन है जो 60 वाला है। जो 60 वाला जो जोन है, ये क्या है, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यानी सब पोलर लो प्रेशर जोन है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए है कि नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि कोरियालिस फोर्स बहुत ज्यादा, जिसके कारण हवाएं बहुत तेजी के साथ यहाँ पर ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। अब 60 से हवाएं ऊपर उठी तो कहाँ उतरेंगी, पोल पे उतरेंगी और 30 पे उतरेंगी, ठीक है। कहाँ पर उतरेंगी, पोल पर और 30 पर। अब 60 पे लो प्रेशर बन गया, इसी हवाओं इस लो प्रेशर को भरने के लिए क्या होगा कि यहाँ से हवाएं 30 से क्या करेंगी, मूव करेंगी, इधर मूव करेंगी, और ये हवाएं इधर मूव करेंगी, ठीक है, पोल से भी 60 की तरफ आएंगी। और एक क्या हो जाएगा, एक धरातल पर ये नीचे से हो गया, और एक जो उठी थी तो उससे भी एक क्या हो गया, सेल का निर्माण हो गया। यानी 30 से 60 के डिग्री बीच में भी क्या हुआ है, देखिए आप आसानी से देख सकते हैं कि ये 60 से क्या हो रही, हवाएं उठ रही हैं, ऊपर है, की तरफ मुड़ गई और इधर मुड़ गई, इधर आने के बाद ये कहां पर उतरी, 30 डिग्री पर। और इस तरह एक सेल ये बन गया और एक सेल यहाँ पर बना था, यहाँ से हवा यहाँ उठ रही थी। तो जो दूसरा सेल बना, उस सेल की खोज किसने की थी, फेरेल महोदय ने की थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, फेरेल सेल का नाम दिया गया। अच्छा, ये फेरेल सेल क्यों बना, तो फेरेल सेल तापमान के कारण नहीं बना, बल्कि डायनेमिक्स कारण है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं ऊपर उठ रही है, जिसके कारण बना है, इसलिए इसका नेचर कैसा है, डायनेमिक्स है। क्या है, डायनेमिक्स है। ये हो गया दूसरा सेल। अब आइए पोल की बात करते हैं। अब हमने 60 डिग्री पे देखा हवाएं ऊपर उठ रही थी, हवाएं देखिए आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि 60 डिग्री पे हवाएं क्या है, ऊपर उठ रही हैं और पोल पे जाके गिर रही हैं, ठीक है। तो 60 पे लो प्रेशर बना, अब पोल से जो है लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं नीचे चलती हैं, और इस तरीके से एक सेल का निर्माण हो जाता है, नॉर्थ और साउथ। इसको बोलते हैं पोलर सेल। इसको क्या बोलते हैं, पोलर सेल, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है आपका तापमान में डिफरेंस है। क्या है, तापमान में डिफरेंस का ये क्या है, कारण है, ठीक है। तो
जो हमने देखा यहाँ पर सेल का निर्माण होते हुए, एक सेल को हमने देखा कि हेडली सेल, एक सेल हमने देखा फेरल सेल और तीसरा हमने देखा पोलर सेल। ठीक है, अब ये तीनों सेल आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि ये 0 डिग्री से यहाँ पर ये 3 बनेंगे। ठीक है, और ये 3 सॉरी ये 3 ये यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, ये कहाँ से उठ रही है हवाएं, कहाँ तक गिर रही है, 0 से 30, 30 से 60। इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया है कि भैया ये बताइए कि जो हेडली जो आपका सेल का क्रम है नॉर्थ साउथ वो क्या है। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा हेडली, फेरल और पोलर। ठीक है, और या पोलर, फेरल और हेडली, ऐसे ही ऑप्शन अलग अलग बनाकर आपको दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं यदि आप जानेंगे नहीं कि इन सेल का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 सेल आपको अच्छे से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तीनों क्या हैं, तीनों क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये ग्लोबल सेल है। कैसी सेल है, तीनों की तीनों ग्लोबल सेल हैं। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल लेवल पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसी को क्या बोला जाता है, ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन मॉडल। ये हो गया आपके ग्लोबल लेवल पर। लेकिन फिर और कुछ विद्वान आए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वैश्विक लेवल की बात तो ठीक है, लेकिन तापमान में जो अंतर है वो लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा है, जिसके कारण भी क्या है कि हवाओं में परिवर्तन होता है और नई नई हवाओं का क्या होता है, जो है प्रादुर्भाव होता है और जन्म होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। जोनल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जोन वाइज बात करेंगे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन कैसे होता है। अभी तक हमने पूरे विश्व लेवल पे देखा, अब हम लोग एक एक जोन की चर्चा करेंगे कि किस किस जोन में क्या है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, क्षेत्र वाइज देखेंगे, एक तरीके से जोन वाइज देखेंगे। पहला हम देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कि सर्कुलेशन ट्रॉपिकल रीजन में कैसे हो रहा है। इसको आपको फिगर को ध्यान में रखना है, बस इसी फिगर को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीजों को समझते चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है, अर्थ। ये हो गया आपका इक्वेटर, जो 23.5 और 23.5 नॉर्थ एंड साउथ, इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, आइए हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री से हवाएं क्या होती है, पहले उठती हैं, 30 नॉर्थ पे जाती हैं और 30 साउथ पे जाती हैं। 30 नॉर्थ और साउथ पे क्या है, जाती हैं, और उसके बाद में क्या है कि नीचे उतरती हैं। नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरने के बाद यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और आपको पता पर हाई प्रेशर बन जाता है। ये कैसा हाई है आप लोग जानते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, 30 साउथ में उतरती है तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर बन जाता है। अब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, तो इस लो को भरने के लिए ये जो हवाएं उतरी हैं ये धरातल से चलती हैं, और ये हवाएं यहाँ से इस तरह के रूप में क्या करती हैं, मूव करती हैं, किस दिशा में, इक्वेटर की दिशा में। तो जो ये हवाएं जो चलती हैं 30 साउथ से 0 डिग्री की तरफ या 30 नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ, तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रेड्स विंड्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड, या हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पवन। क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन। ये क्यों चलती हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब इधर से हवाएं आ रही है तो इसको बोलते हैं उत्तरी व्यापारिक पवन, और इसको बोलते हैं दक्षिणी व्यापारिक पवन। उत्तरी व्यापारिक पवन की दिशा कैसी है, इसकी दिशा है उत्तर पूर्व से किधर, दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये हो गया आपका दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब अगर कोई हवा इस तरफ चल रही है तो इसका मतलब क्या है, ये उत्तर किस तरफ से चल रही है,
पूरब से, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट है कि नहीं है, यानी ये हमारी इनकी दिशा कैसी है, ये चल रही उत्तर से जो आ रही हैं, ये उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, और जो ये हवाएं चलती हैं, ठीक है, इनकी दिशा कैसी होती है, इनकी दिशा इस तरीके से होती है। तो ये दक्षिण पूरब से किस दिशा में चलती हैं, ये वाली हवाएं उत्तर पश्चिम की तरफ चलती हैं, ठीक है, इनकी दिशा भी आपको याद रखनी है। तो इन्हीं को बोला जाता है ट्रेड विंड्स। ये हो गई ट्रेड विंड्स। जब ये चलती हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे आके मिलती हैं, ये इक्वेटर के पास आके मिलती हैं। लेकिन इक्वेटर के पास दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं, बल्कि दोनों कुछ दूरी के अंतराल पे क्या होती हैं, आपस में स्थिर हो जाती हैं। यानी ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, टोटल मिला के 5 नॉर्थ नहीं, 5 डिग्री के अंतराल पे इस इक्वेटर के पास 5 डिग्री के अंतराल पे, यानी इक्वेटर से 5 नॉर्थ और 25 साउथ, ठीक है, इसी के बीच में क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, यानी दोनों बीच में सामने सामने आके क्या हो जाती है, एकदम से रुक जाती हैं, ठीक है। तो ये जो 5 डिग्री का एक एरिया जोन क्रिएट हुआ, इसी को बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम पेटी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम पेटी। और एक पॉइंट यहाँ पर ये जानिए कि जब ये उत्तर पूरब से, यानी जो नॉर्थ ट्रेड विंड आई और साउथ ट्रेड विंड आया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हुई कि जहां पर ये दोनों क्या होती हैं, पॉइंट पे मिलती है, यानी जो इनके बीच का गैप होता है, जिनको बोलते हैं कि जहां पर ये मिलती हैं, यानी दोनों ऐसे टकराएंगे नहीं सामने जाके, इनका दोनों का, अगर ये दो ह्यूमन है तो दोनों आके मुंह एक दूसरे के मुंह से टकराएंगे नहीं, बल्कि बीच में कुछ ऐसे गैप रहेगा और आमने सामने रुके रहेंगे। तो ये जो गैप बनता है डोल्ड्रम, ठीक है, और जो गैप ये बना, ठीक है, यानी ये जो गैप बना जिसके कारण ये क्या हुआ कि एक दूसरे से टकरा नहीं पाई, उस पूरे एरिया को बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बोलते हैं, ये कई बार ITCZ इसी को बोला जाता है, यानी इस पूरे रीजन को बोला जाएगा जहां पर ये क्या हो रही है, आकर आमने सामने खड़ी है, इस पूरे रीजन को बोला जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। क्या बोला जाएगा, इंटरट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ, अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हिंदी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसको याद रखिएगा ITCZ, ठीक है। क्या है इसको आप क्या बोल सकते हैं, ITCZ, ठीक है। ITCZ क्या है, जो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो जाती है, उसी को बोला जाता है ITCZ। क्या बोला जाता है, ITCZ। लेकिन इसका जो एरिया होता है ITCZ का, लगभग 5 नॉर्थ से 5 साउथ के बीच में इतना गैप होता है, इसी रीजन को बोलते हैं ITCZ। और इस ITCZ अब एक जो नॉर्थ से आके खड़ी है, तो इस वाले एरिया को बोलेंगे नॉर्थ ITCZ, इसको बोलेंगे साउथ ITCZ। तो ये जो रेखा आपको खींची जा रही है, इसको ITCZ बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे रीजन को, इस पूरे एरिया को ITCZ बोलते हैं। लेकिन जो इसके अंदर का माहौल बनता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस माहौल कंडीशन को क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम कंडीशन बोलते हैं। और ये डोल्ड्रम क्या होता है, बहुत ही एक शांत क्षेत्र होता है। क्या होता है, शांत क्षेत्र होता है, जिसमें हवाएं क्या होती हैं, मूव नहीं करती हैं, बहुत स्लोली हवाएं क्या होती हैं, मूव करती हैं। क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डोल्ड्रम है, अब ये पूरे इक्वेटर पे है, लेकिन पूरे इक्वेटर के अलोंग पूरा क्या होता है, डोल्ड्रम पृथ्वी के चारों नहीं बनता है, बल्कि कहीं पर बनता है, कहीं पर नहीं बनता है, क्योंकि स्थल और सागर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, ये भी आप जानते हैं। तो इस डोल्ड्रम का विस्तार जो है 200, ठीक है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी 200 देशांतर डिग्री तक क्या होता है कि इसका विस्तार होता है, किसका, डोल्ड्रम का। देशांतर का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के चारों ओर अगर देखा जाए तो केवल ये 200 डिग्री तक इसका विस्तार होता है, जो डोल्ड्रम क्षेत्र बनता है, हर जगह पे नहीं बनता है। और ये 200 डिग्री जिसने बताया था, एक विद्वान थे फ्लोन ने ही क्या कहा था, ये बताया था कि ये जो आपका डोल्ड्रम क्षेत्र बन रहा है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बीच में जो इस एरिया है, जिसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं, बहुत शांत क्षेत्र है, जिसमें बहुत स्लोली से हवाएं मूव करती हैं। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है, 200 जो है डिग्री देशांतर तक। कहाँ तक,
200 डिग्री देशांतर तक है बस, और ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका ITCZ। ITCZ क्या हुआ कि जहां पर दोनों हवाएं आपस में आकर क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, इस पूरे जोन को ITCZ बोला जाता है। और इसमें जो कंडीशन डेवलप होता है उस कंडीशन को बोलते हैं डोल्ड्रम रीजन, डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो डोल्ड्रम का विस्तार कहां तक है ये जान गए आप। ठीक है, और इस रीजन में कौन सी हवाएं चलती हैं, वो कौन सी हवाएं चलती हैं, ट्रेड विंड्स, ये भी जान गए। ट्रेड विंड्स कहां से चलती हैं, आपके हाई प्रेशर जो है सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर की तरफ, और साउथ में भी ऐसे ही मूव करती हैं। अब ये जो आपका डोल्ड्रम क्षेत्र है, अभी हमने बहुत ही स्लोली चलने वाली हवाएं होती हैं, उसका नाम है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, विषुवत-रेखीय पछुआ हवा, इसको हिंदी में बोलते हैं विषुवत-रेखीय पछुआ हवा। ये चलती है किस दिशा में, पश्चिम से पूरब दिशा में। किस दिशा में, ऐसे ऐसे मूव करती हैं बहुत स्लोली, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूरब है, इसलिए यहाँ पर जो हवाएं मूव करती हैं कहाँ पर, इस डोल्ड्रम पेटी के अंदर बहुत स्लोली पश्चिम से पूरब की दिशा में मूव करती हैं, जिसका नाम क्या है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, विषुवत-रेखीय पछुआ हवाएं। तो ये इतने पॉइंट्स आपको इस एरिया में क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। अब आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइए कि अगर कहीं एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया गया कि भैया ये बताइए कि जो आपका ट्रेड विंड्स, चाहे वो नॉर्थ ट्रेड विंड्स की बात करें या साउथ की बात करें, ठीक है, ये केवल ऐसे दे दे कि जो आपका ट्रेड विंड्स है, ठीक है, तो ये ट्रेड विंड्स किस सेल में चलती हैं, ये भी पूछ सकता है, तो किस सेल में चलती हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग कुछ आगे इसके देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने ट्रॉपिकल रीजन में देखा कौन सी घटना घटित हो रही है। अब हम बात करते हैं मिड लैटिट्यूड सर्कुलेशन, यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कौन सी घटना घटित हो रही है, जो हम बात करेंगे। अब बात करेंगे 30 से जो है 60 के बीच में। तो 30 क्या है, 30 हम देखा है आपका विषुवत-रेखीय जो 30 है आपका सब ट्रॉपिकल हाई, जो है 30 आपका क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। क्यों, 0 से हवाएं यहाँ उठ रही हैं और 60 से भी उठकर यहाँ पर गिर रही है। ठीक है, 60 क्या है, सब पोलर लो प्रेशर जोन है। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर जोन है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पहली बात ये जानिए कि जो आपका 30 डिग्री है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम हार्फ लैटिट्यूड के भी नाम से जानते हैं। इसका रीजन क्या है, इसको अच्छे से हमने प्रेशर बेल्ट में डिस्कस कर लिया, एक पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 60 डिग्री से हवाएं उठी, ऊपर उठी, इस पे उतरी, कहां पर, 30 डिग्री पे, और 60 डिग्री से उतरी पोल पर, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से जो है 60 डिग्री की ओर हवाएं मूव की, और 90 डिग्री से जो है 60 डिग्री की तरफ हवाएं मूव की। तो जो 30 डिग्री से 7 डिग्री की तरफ हवाएं मूव की, ठीक है, चाहे ये नॉर्थ की बात किया जाए, नॉर्थ हेमिस्फीयर के, या सेम कंडीशन साउथ में भी होगा कि यहाँ से हवाएं उठ रही हैं, ठीक है, और कहां पर उतर रही हैं, आपके 30 पर, और कहां पर उतर रही हैं, 90 पे। तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए यहाँ से भी हवाएं मूव की और यहाँ से भी हवाएं। अब जो है जो आपका सब पोलर रीजन है, इधर हवाएं मूव की, तो जो इस तरह से जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं मूव करती हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज, या जिसको आप कह सकते हो पछुआ हवा। अब इनकी दिशा क्या होगी, अगर हम नॉर्थ गोलार्ध में बात करें कि वेस्टर्लीज की दिशा क्या होगी, तो क्या होगी, ये होगा आपका दक्षिण पश्चिम से किधर जा रही है, उत्तर पूरब। देखिए, अगर ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये ऐसी तो है। अच्छा, ये हवाएं तिरछी क्यों जा रही हैं, ये भी हमने बताया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं और दक्षिण गोलार्ध में किधर, और कारण क्या है। तो ये हवाएं कुछ इस तरीके से हैं, तो किस दिशा से हैं, दक्षिण पश्चिम से कहां जा रही हैं, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बना के आप समझ सकते हैं, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दिशा भी आपसे एग्जाम में भ्रमित करने के लिए पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूरब दक्षिण पूरब बहुत लगा हुआ है। बस केवल यही बना के फिगर याद रखेंगे दिमाग में तो आराम से कर पाएंगे। जैसे इसकी दिशा देखिए, ये भी क्या है, वेस्टर्ली है, तो साउथ में देखिए इसकी दिशा कैसी है, तो साउथ में कैसी है, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी साउथ में इसकी दिशा कैसी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर जा रही है। ये ऐसे बना के आप लोग ऐसे समझ लीजिए। तो
अब 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं मूव करती हैं वो कौन सी मूव करती हैं? वेस्टर्लीज मूव करती हैं, पछुआ हवाएं मूव करती हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 30 से 60 के बीच में क्या है, कौन सी क्या बनती है? सेल बनता है। तो कौन सा सेल बनेगा? या ऐसे पूछ लिएगा कि पछुआ हवाएं किस सेल में चलती हैं, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि जो पछुआ हवाएं मूव कर रही हैं वो किस सेल में मूव कर रही है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पछुआ हवाएं वेस्टर्ली, इनकी दिशा हो गई और इनकी उत्पत्ति का कारण आप आसानी से समझ गए। अब देखिए कि जब आप मैप देखेंगे पूरे विश्व का, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, स्थलीय भाग ज्यादा है, जलीय भाग कम है। लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो जलीय भाग ज्यादा है। स्थलीय भाग ज्यादा होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं मूव करती हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उनकी गति कम होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अब आपको याद होगा कि हमने जो फ्लो पढ़ाया था, लैमिनर फ्लो, और पढ़ाया था कौन सा फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो उसमें फ्लो जो हवाएं मूव करती हैं उसका कारण मैंने ये बताया था घर्षण बल को। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी घर्षण बल का प्रभाव, तो उत्तरी फ्रिक्शन ज्यादा मिलता है क्योंकि स्थलीय भाग ज्यादा है। लेकिन दक्षिणी भाग में जल की सतह होने के कारण जल की सतह स्मूथ होती है, घर्षण बल ना के बराबर लगता है। इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर जो वेस्टर्ली है वो बहुत तेजी के साथ चलती है, इतनी तेजी के साथ चलती है कि आप जो इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक गरजते हुए चलती हैं, एकदम से आपको लगेगा कि बहुत तेजी से कोई बहुत ही दहाड़ रहा है, रोरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो नाविक थे उन नाविकों ने इनका अलग अलग नाम रख दिया है, तो उसको भी जानना जरूरी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जो 40 डिग्री है, अब देखिए 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बहेंगी ये आपके पछुआ पवन, चाहे तो ये अगर 30 से 60 में के बीच में बहेंगी तो 40 डिग्री के आसपास जो आपकी पछुआ पवन है रोरिंग 40 यानी गरजता चालीसा, क्या गरजता चालीसा, ये नाविकों के द्वारा दिए गए नाम हैं जो इस जो है द साउथ में क्या करते थे, मूव करते थे, उनको इसका प्रभाव पता चलता था। 50 डिग्री पर इन्हीं हवाओं को वेस्टर्ली, ठीक है, फ्यूरियस 50 यानी प्रचंड 50, क्या बोला जाएगा, प्रचंड 50। और 60 डिग्री पे बोला जाएगा श्रिंकिंग 60 यानी चीखता 60। ये सब क्या है, ये सब यही वेस्टर्ली है, इनका अलग अलग लैटिट्यूड पे नाविकों के द्वारा अलग अलग नाम रख दिया गया है क्योंकि इनकी वेलोसिटी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाती है। 40 डिग्री पे अलग, 50 डिग्री पे अलग और 60 डिग्री पे अलग। कारण क्या है आप अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ना के बराबर है। ये हो गया आपका वेस्टर्ली। अब हमने देखा था कि 60 डिग्री से जो भी हवाएं उठ रही है पोल पे उतर रही हैं, तो अब 60 से पोल पे उतरी, 60 पे क्या हुआ, लो प्रेशर, तो पोल से हवाओं का एक क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। ठीक है, इन हवाओं को बोलते हैं पोलर स्टर्ली। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलर स्टर्ली। आइए इसको हम अगली स्लाइड में समझते हैं। यहीं पर भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 60 से क्या होंगी, हवाएं 90 पे उतरती हैं, तो 90 से क्या हुआ कि जो है 60 की तरफ मूव की। तो एक इस जो 60 से 90 के बीच में, जो 60 डिग्री से 90 के बीच में जो हवाएं चलती हैं उसको बोलते हैं पोलर स्टर्ली, जो है ध्रुवीय या पूर्वा हवाएं। क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्रुवीय पूर्वा हवाएं या पूर्वा ध्रुवीय हवाएं। आप ये नॉर्थ में भी होगा, ये साउथ में भी होगा। ठीक है, तो एक हवा ये बनी। अब यही जो पोलर स्टर्ली चलती हैं, ये पोलर स्टर्ली किस सेल में चलती हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब यहाँ पर सेल भी आप जान गए, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90। हवाएं भी जान गए कौन कौन से चलती हैं, कौन कौन सी, उनका कारण क्या है। जो ये आपको रोरिंग 40 या 50 बताया गया साउथ में ही चलेंगे, नहीं तो आप लोग नॉर्थ में भी मार दीजिएगा। ठीक है, हाफ लैटिट्यूड क्या हो गया। अब आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में देगा वो इस तरीके से देगा, ऐसे ही 7-8 जो है सिक्वेंस दे देगा आपको। एक ऑप्शन डाल देगा जो है सब पोलर लो प्रेशर जोन, उसके बाद डाल देगा वेस्टर्ली, फिर आपको डाल देगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर डाल देगा ट्रेड विंड्स। ठीक है, फिर डाल देगा ITCZ, फिर डाल देगा डोल्ड्रम। ठीक है, डोल्ड्रम के अंदर भी डाल देगा आपका जो लीड। अब इसी ये 5-6 क्रम डालकर आपसे पूछेगा कि इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से क्रम बताओ। अब आप लोग देखिए कि इसी सेल भी डाल देगा, इसमें क्या डाल देगा, और सबका सीक्वेंस है। पहले क्या होगा, पहले होगा आपका इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, उसके बाद डोल्ड्रम, डोल्ड्रम के बाद ITCZ, अब ITCZ के बाद क्या होगा
ट्रेड विंड्स होगा। ट्रेड विंड्स के बाद क्या होगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगा। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ना देकर इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपका क्या होगा सेल का नाम दे दे, हेडली सेल होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद हेडली सेल, इसके बाद क्या होगा आपका वेस्टर्ली, वेस्टर्ली के बाद सब पोलर लो प्रेशर जोन, या सब पोलर लो प्रेशर जोन ना देकर आपको दे दिया फेरल सेल। इसके बाद क्या होगा पोलर स्टिलेज, उसके बाद क्या पोलर स्टिलेज के बाद क्या होगा कि इस सेल का नाम दे दिया पोलर सेल। तो ये क्रम होता है। अब आप लोग अच्छे से इसको क्या कीजिए मगअप कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे बिल्कुल यही पूछा जाएगा। अब वो जमाना चला गया जब आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उसको जो है असेंडिंग डिसेंडिंग में ना दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, अगर आप लोग मेहनत करते रहिए तो आपका JRF इस बार होना तय है। एक नए जुनून नए जोश के साथ आप लोग लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। आपका सिलेबस हम समय पे खत्म करेंगे, तभी आप लोग अपने जो है जो भी आज तक आपने ज्ञान अर्जित किया है PG के दौरान, जो है BA के दौरान या BSc MSc के दौरान, तो उसी के सहारे आप पढ़ाई करते रहिए, प्लस आप हमारा वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।